नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दिन की 4 बड़ी खबरें में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में नवरात्रों की धूम। दूसरी खबर है गृह मंत्री अनिल विज से जुड़ी हुई, जहां विज ने नशा कारोबारियों को नशा छोड़ने की नसीहत दे डाली है। तीसरी खबर है बारिश के बाद सब्जियों के बढ़े दामों की। चौथी खबर है बहादुरगढ़ में छाई कोहरे की चादर की। 4 बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में देश में नवरात्रि की धूम किस कदर जो है भक्त जो है नवरात्रि की धूम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में और बड़ी खबर की हम बात करेंगे, नशा कारोबारियों की बीज को जो है 2 टूक नसीहत दे डाली है, या तो नशा छोड़ दें या फिर नशे का कारोबार करना छोड़ दें। साथ ही साथ अगर दोनों नहीं छोड़ पाए तो आप जो है हरियाणा छोड़ दें। और तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, बारिश ने बजट बिगाड़ दिया है, महंगाई चरम सीमा पर है, हरी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बहादुरगढ़ में धुंध की चादर चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं। 4 बड़ी खबरों की हम बात करेंगे। तो चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ नवरात्रि का आगाज हो गया है। प्रदेश में नवरात्रि की धूम है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर देवी के मंत्र का उच्चारण किया और लिखा कि आप सभी का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, मां अंबे से ऐसी प्रार्थना है। वहीं प्रदेश के कई जिलों से ही नवरात्रि की धूम को लेकर मंदिरों से कई तस्वीरें सामने आई हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। गुरुग्राम, अंबाला, झज्जर और पुंडरी की, जहां मंदिरों में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में लोग माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। चार तस्वीरें आपके सामने हैं। नवरात्रि की धूम किस तरीके से, अलग अलग जगह की तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिरों में भक्तगणों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गुरुग्राम की पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर अंबाला से है, जहां पर नवरात्र को लेकर किस कदर जो है श्रद्धालु भक्तगण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर झज्जर और चौथी तस्वीर पुंडरी से है। इस बीच बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड स्वरजीत सिंह बाबा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके पास रुख करते हैं। स्वरजीत जी, क्या कुछ खबर है, किस तरीके से जो है श्रद्धालु मंदिरों की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए गौरव, बिल्कुल आज नवरात्र माता के दिन है और नवरात्र का पहला नवरात्रा है और आज मंदिरों में भक्तों की लाइनें लगी हुई है, कतारें लगी हुई है और इसी कड़ी में कई नेता भी मंदिरों में जाते हुए नजर आए। आज मनसा देवी में जाकर के भी माथा टेका। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मनसा देवी वो पहुंचे और उन्होंने माथा टेका और हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा वासियों के लिए, देशवासियों की शुभकामनाएं है मेरी। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन सब की चिंता करता हूँ, खासतौर पर जो बेमौसमी बरसात हुई है उसमें जो धान कई किसानों के खराब हुई है और मैं माता रानी से ये अरदास करता हूँ कि किसानों का नुकसान जो है वो कम हो और आगे उनकी जो बिजाई है वो भी उपजाऊ, जमीन जो है वो उपजाऊ हो और आगे उनकी फसल जो है मंडियों में पहुंचे और उन्हें खूब दाम मिले। और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर आज नवरात्रों की बधाई दी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस मौके पर जो है मंदिरों की साज सज्जा का ख्याल रखा जाता है और साथ ही साथ जगह जगह से लोग, श्रद्धालु जो है मंदिरों की तरफ रुख करते हैं और पूजा अर्चना कर कर जो है नवरात्र जो है मनाते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है व्रत भी इस दौरान देखने को मिलता है। ऐसे में वहां के, अगर मैं धरातल की अगर बात करूं तो मंदिरों का किस तरीके से वहां पर प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, साज सज्जा किस तरीके से देख पा रहे हैं आप स्वरजीत जी? गौरव, इस बार देखिए गौरव,
उत्तर भारत में नवरात्र का एक अपना ही महत्व है। एक तरह से त्योहार के रूप में लोग इसे मनाते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, किसी भी धर्म जाति, किसी भी वर्ग से हो। नवरात्र की पूजा जो है हर घर में पूजी माता रानी को पूजा जाता है और मां वैष्णो देवी की आस्था जो है वो अपने आप में देखते ही बन पड़ती है। और अगर मंदिरों की बात की जाए, मैं सबसे पहले मनसा देवी की बात बताऊंगा। मनसा देवी में विकलांगों के लिए और विकलांगों के अलावा बुजुर्गों के लिए अलग ही इस बार खास ख्याल रखा गया है। उनके लिए किसी तरह का कतार में लगने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए रास्ता जो है माता के दरबार तक का अलग बनाया गया है और सजो सजावट तो बहुत ही उम्दा कर रखी है। और ऐसे ही पूरे हरियाणा के जितने भी मंदिर हैं उन्हें अच्छे से सजाया गया है। धरातल की बात करूं तो इस समय लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि बीते 2 वर्ष जो है कोरोना काल के निकले हैं। कोरोना काल के कारण मंदिरों में जाना जो था वो एक तरह से पाबंदी थी मंदिरों में जाने की, और इस बार जो है हजूम उमड़ कर मंदिरों की तरफ रुख कर रहा है और यही कारण है कि मंदिर खूब सजाए गए हैं। गौरव, तो इस बार भी क्या कुछ इस तरीके से आपने बताया कि, और हमने भी देखा कि किस तरीके से कोरोना काल के चलते जो है मंदिरों में भी अंकुश लगा हुआ था, लोग जो है खुलकर जो है पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे। इस बार जो है अवसर प्राप्त हुआ है लोगों को और जो है कोरोना से मुक्ति मिली है। ऐसे में क्या अभी भी उन सारे प्रोटोकॉल को अपनाते हुए लोग जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं? क्या प्रशासन इस तरीके से जागरूकता करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए गौरव, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी और मास्क जो है अनिवार्य है, लेकिन मास्क बहुत कम लोगों के मुख पर दिखाई दे रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। और बात करें 2 गज की दूरी की, तो हाँ, कोरोना काल से एक बात जरूर समझ में लोगों के आई है कि आपसी जो दूरी है वो बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोई और भी वायरस जो है वो ट्रांसफर ना हो जाए, एक शख्स के दूसरे शख्स में ट्रांसफर ना हो जाए। यही कारण है कि लोग जो है आपस में दूरी बनाए हुए जरूर नजर आ रहे हैं। स्वच्छता का खासा ख्याल रखा जा रहा है और लोग संयम बरतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते 2 वर्ष, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2 वर्षों से लोगों ने माता रानी के नवरात्रों में मां माई के दर्शन नहीं किए थे और इस बार लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों के जो प्रबंधन है, जो प्रधानाचार्य हैं, वो भी मंदिरों की साज सजावट में लगे हुए हैं और यही कारण है लोग इस समय काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और मंदिरों में लोगों का जो जन समूह है वो भी काफी बड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए स्वर्णजीत आपका। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में बढ़ते नशे को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने नशा कारोबारियों को नसीहत दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि नशे का कारोबार करने वाले या तो कारोबार छोड़ दें या फिर प्रदेश को छोड़ दें। उन्होंने कहा है कि सरकार और प्रशासन ने नशा कारोबारियों की लिस्ट तैयार की है, जिन पर कार्रवाई के लिए उनका बुलडोजर तैयार खड़ा है। तो नशा कारोबारियों के लिए विज ने खास तौर पर नसीहत दी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नशा कारोबारी या तो नशे का कारोबार छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। और साथ ही साथ उन्होंने नसीहत दी है कि लिस्ट बनकर संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है और जो है प्रशासन के पास लिस्ट बनकर तैयार है और उनका भी बुलडोजर तैयार खड़ा है। तो हरियाणा में नशा कारोबारियों को गृह मंत्री अनिल विज की 2 टोक। हम हमारे जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं या नशा बेच रहे हैं, ये इस कारोबार को छोड़ दें, जो मेरा हरियाणा छोड़ दें। हम इनको रहने नहीं देंगे। हमने सब जगह टीमें बना दी हैं और जो इन्होंने नशे के कारोबार से पैसा कमाया है, उससे जो जो जहां जहां संपत्ति बनाई है, हम उस सारे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बनाई है, हम सारे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा बुलडोजर चल। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा वीरेंद्र सिंह आपका। सर, आप बताइए किस तरीके से लगातार जो है नशे के कारोबारियों को एक तरफ नसीहत देती हुए नजर आ रहे हैं बीज? केवल नसीहत नहीं है, नसीहत तो वर्षों से दे रहे हैं जी। नसीहत के साथ हाल ही के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में कह सकते हैं या पिछले 2-1 साल में तैयारी करने के बाद। हेलो, हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर।
वीरेंद्र जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, आप अपनी बात रखिए। लगता है मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच जो है रुक करूंगा वेद प्रकाश विद्रोही जी का, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, साफ तौर पर गृह मंत्री विज की तरफ से नसीहत दी गई है, या तो नशे का कारोबार छोड़ दीजिए या फिर प्रदेश, क्या कहें? देखिए, अच्छी नसीहत है, कोई गलत नहीं है कि जो नशे के कारोबारी है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, और सरकार का कर्तव्य है कि जो अपराधी है उसके खिलाफ कठोरतम कानून की कार्रवाई जो हमारे संविधान के अंदर है उसके अनुसार हो। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बुलडोजर राजनीति की जाए। बुलडोजर राजनीति एक गलत परंपरा है। गलत बुलडोजर राजनीति, गलत बुलडोजर राजनीति, बुलडोजर राजनीति इसलिए गलत परंपरा है कि जो कानून सम्मत नहीं है। अगर आप किसी का मकान ढाना चाहते हैं, कानून से अनुमति लेकर ढाइए, जरूर ढाइए, इलीगल है जरूर ढाइए। सर, अगर इलीगल संपत्ति है, इलीगल प्रॉपर्टी है तो क्या दिक्कत है सर? नहीं, इलीगल है तो कानून के अनुसार कौन रोक रहा है? वीरेंद्र जी, कोई नहीं रोक रहा, कानून के अनुसार उसका विध्वंस कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं रुक करूंगा वीरेंद्र जी का। वीरेंद्र जी शायद बात सुन पा रहे हैं मेरी। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। सर, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि अगर जो है बहुत अच्छी नसीहत है, लेकिन अगर बुलडोजर राजनीति करनी है तो वो गलत है। वेद प्रकाश जी और उनकी पार्टी ऐसे ही असामाजिक और देशद्रोही तत्वों के वकील बनते रहे हैं। वेद प्रकाश जी उस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं जो दिल्ली के बाटा हाउस में आतंकियों पर हुई कार्रवाई के बाद मातम मनाती है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा के बारे में इनके बड़े नेता कहते हैं कि जब बाटला हाउस में कार्रवाई हुई तो मेरी छाती फट पड़ी, मैं रोई। तो जो आतंकियों पर कार्रवाई के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोने की इनको आदत है। अब हम नशेड़ियों के खिलाफ, नशे के कारोबारियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं तो इनको पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अरे भाई, खुलकर कहिए, जो समाज विरोधी काम करेगा, जो अपराध करेगा, उसको बुलडोजर के अलावा भी कोई तगड़ी, इससे तगड़ी डोज भी देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा भी सख्त कोई कार्रवाई करनी पड़े तो हम करेंगे। और वेद प्रकाश विद्रोही जी को किसने कहा कि गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं हम? बुलडोजर चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज का चलता हो, चाहे यहाँ ताऊ मनोहर लाल का चलता हो, बुलडोजर कानून के तहत चलता है, गैर कानूनी लोगों पर चलता है, समाज विरोधी तत्वों पर चलता है। और वेद प्रकाश जी लिख लें, कान खोल के सुन लें, हम इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। ये गजब की पार्टी है कांग्रेस, कभी पीएसआई का समर्थन करेंगे, कभी और दूसरे आतंकियों का समर्थन करेंगे। वेद प्रकाश जी, मुझे लगता है भाई आप ये सुन लो, भाई आप रुपए खर्च कर दिए उसको जमानत पे ना छूट। ठीक है वेद प्रकाश जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। वेद प्रकाश जी, आपको क्या दिक्कत आ रही है? इनलीगल प्रॉपर्टी पर अगर बुलडोजर चल रहा है या फिर बुलडोजर बता रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है? मैंने कहा क्या है? नहीं, आपको डर लग रहा है कि कहीं लोकप्रियता न बढ़ जाए? बात खत्म होगी, आप इन्हीं से सुन लीजिए, बात खत्म होगी। आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप ये नहीं सुन लिया, आप मेरे क्यों मिला रहे हैं भैया? वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कार्रवाई हुई है, इसमें कानून तोड़ के कार्रवाई की हमने। वेद प्रकाश जी, एक व्यक्ति बताइए, हमने दुष्टों पे कार्रवाई की। ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। वेद प्रकाश जी, लगता है वेद प्रकाश जी चले गए हैं, फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया उनका। वीरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि दूसरी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कहीं बुलडोजर उत्तर प्रदेश की तरह लोकप्रिय न हो जाए हरियाणा में? देखिए, हम लोकप्रियता के लिए बुलडोजर नहीं चला रहे, हम लोक कल्याण के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। और लोक कल्याण के मार्ग में कभी कभी इसके कारण अनपॉपुलर भी होना पड़ा, तो मैं निजी तौर पर यह मानता हूं कि हम अनपॉपुलर होने की के पेट में मरोड़ उठने की शर्त पर भी हरियाणा को नशे से मुक्त कराने के लिए और अपराधियों को दंडित करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे।
पहले कहा बुलडोजर कड़ी डोज है, लेकिन इससे भी कोई बड़ी और कड़ी डोज संभव होगी कानून के रास्ते से, हम देंगे। प्रकाश जी के पास ये बताने के लिए नहीं है कि हमने किसके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई करी। एक तो मामला बता दें, गजब है इस देश में, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर को यूपी में ट्रांसफर कर दिया जाए पंजाब से, तो उस पर 55 लाख खर्च करने वाले लोग हैं, उसको सजा हो गई मुख्तार अंसारी। ये किस तरह के अपराधियों के संरक्षक, अपराधियों के वकील हैं, इनको शर्म नहीं आएगी लोगों के बीच में जाते हुए? क्या टेलीविजन पर आकर के बचाव कर लेते हैं ऐसे लोगों का? ये बहुत निंदनीय काम है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमने कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करी। हम दुष्टों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम में से भी कोई क्यों ना हो, चाहे वीरेंद्र प्रताप सिंह या वीरेंद्र सिंह चौहान भी क्यों ना हो। कुछ बचना चाहिए, ये बताइए। ठीक, नशे जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सर, अपनी बात रखने के लिए। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बरसात के बाद सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों का फिर से रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। बरसात होने से सब्जियों की आवक कम हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि जिसके चलते सब्जियों के दाम दोगुने महंगे हो गए हैं। वहीं सब्जी मंडी में टमाटर, प्याज, आलू जैसी सब्जियां हर घर की जरूरत हैं। इनके दामों में एकाएक हुई बढ़ोतरी परेशान करने वाली है। सरकार को सब्जियों व गैस सिलेंडर के दाम कम करने चाहिए। सब्जी विक्रेता ने बताया कि घिया पहले 20 रुपए किलो बिक रहा था, जो कि अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। बारिश के कारण हरी सब्जियां सबसे ज्यादा महंगी हुई हैं। सब्जियों के दामों में उछाल आया है, जिससे कि आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। सब्जियों पर खासतौर पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सब्जियों के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आम जनता की रसोई पर इसका खास असर देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है, रसोई का भी जो है बजट बिगड़ गया है। सब्जी ये घिया है, घिया पहले 20 बिक रहा, अब 30 बिक रहा है। पालक है, मतलब 20 की 3 है, मतलब एक गड्डी 10 रुपए की, 8 रुपए की ऐसे पड़ रही है। पहले कितने रुपए किलो था घिया? और 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो, हाँ, अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। तो जितनी भी सब्जियां सभी के रेट ज्यादातर बढ़ी गए हैं। जो हरी सब्जी है जो हम पहले ले रहे थे, एक हफ्ते रेट पहले कुछ और था, और अब जो देख रहे हैं वो बहुत रेट में बहुत चेंज आ गया। जहाँ तक है हरी सब्जियों में ज्यादातर हर चीज में रेट बढ़ गए, जैसे 10 रुपए ज्यादातर हर चीज महंगी हो गई। सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं, बहुत ज्यादा सब्जियां महंगी हो रही हैं, और इतनी 3 दिन के बरसात की वजह से काफी सब्जियां महंगी हो गई है। बड़ी दिक्कत आ रही है सब्जी खरीदने। बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दामों में उछाल भी देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते रसोई का बजट बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश के कारण हरी सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके पास सीधा रुख करते हैं। संजय जी, आप बताइए कि लगातार बारिश का असर जो है कहीं ना कहीं हरी सब्जियों पर देखने को मिल रहा है, जिसके दामों में लगातार उछाल सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो फरीदाबाद का जो खादर एरिया है, जमुना के आसपास का एरिया है, वहाँ जितनी भी जमीन है वहाँ पर ज्यादातर किसान जो है सब्जी बोने का काम करते हैं। जिस तरीके से 3 से 4 दिन तक यहाँ पर लगातार जी उसको लेकर जो फसल है, सब्जियों की जो फसल है, खासकर हम बात करें तोरई की, घिया की, धनिया की, इस तरीके की जो फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। या फिर बात करें जो थोड़ी बहुत बची हुई है तो उनकी आवक कम हो गई है, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर बिल्कुल मंडी में आने वाली जो सब्जियां हैं उनके रेटों पर पड़ रहा है, ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तक सब्जी की आवक अच्छे से शुरू नहीं होती है, या फिर हम बात करें जो दूर दराज से के इलाकों से जो यहाँ पर सब्जी आ रही है,
बारिश नहीं थी या फिर आने की कोशिश हो रही है, जब तक वो सब्जी मंडियों तक नहीं पहुंचेगी तब तक सब्जियों के दाम कम नहीं होंगे। और जिस तरीके से लोग मांग कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को महंगाई से राहत देने के लिए सिलेंडरों के दाम कम करने चाहिए, कुछ और भी जरूरी जो राहत है वो देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो ग्राहक पहले ही महंगाई से परेशान है उसकी जेब हल्की ना हो सके। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि जो आवक है, सब्जियों की जो आवक है वो खेत से निकलकर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही और मंडियों से निकलकर जो है लोगों तक पहुंचने में उसको महंगाई का सफर करना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो आवक जो है घटी है और इस तरीके से जो है अब कयास कब तक लगाए जा रहे हैं कि ये जो आवक है सही तरीके से इसकी चाल देखने को मिलेगी, जिससे कि राहत थोड़ी सी यहां पर सब्जियों के दामों में देखने मिले। देखिए गौरव, ये एक चक्र होता है, जैसे 10 से 15 दिन में अगर हम बात करें मिर्च की या घिया की अगर छोटी सी अभी बेल शुरू हुई है और वो अभी अगर नष्ट हो चुकी है तो उसको दोबारा पनपने में, या हम बात करें घिये का जो हिस्सा है उसको बड़ा होने में 10 से 15 दिन का समय कम से कम लगता है। ऐसे ही तोरई की बात हो सकती है, बैंगन की बात हो सकती है, धनिये की बात हो सकती है, मिर्ची की बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पर ये 15 से 20 दिन का जो चक्र है, जब तक ये समय आगे नहीं बढ़ेगा तब तक सब्जियों की जो आवक है मंडियों में सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी और तभी तक लोगों को मतलब ये महंगाई का सामना करना पड़ेगा। संजय जी, अगर बात करें यहाँ पर व्यापारियों की, तो व्यापारियों की तरफ से क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि रसोई की गैस को लेकर भी उनकी तरफ से डिमांड की गई है कि उसके दाम को भी कम किया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से इस बढ़ते हुए दामों को ले रहे हैं, क्या कुछ उनको फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने सवाल किया कि व्यापारियों पर व्यापारी क्या चाहते हैं, व्यापारियों के साथ ग्राहक क्या चाहते हैं, गौरव मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो सीधा असर है वो रिटेलर पे पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी जो अपना मार्जिन है वो नहीं छोड़ता है। बीच में जो सब्जी बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं वो अपना मार्जिन नहीं छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जो पूरा असर है वो सीधा सीधा रिटेलर जो ग्राहक है उसकी जेब पर पड़ता है। जो आधी किलो सब्जी की खपत होती है जिस घर में, वो 250 ग्राम पे आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना बजट मेंटेन करना पड़ रहा है और वो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनको राहत दे, रसोई गैस के जो सिलेंडर हैं उसमें सब्सिडी दी जाए, इस तरीके की, जैसे केरोसिन की जो अगर हम बात करें, गरीब जो लोग हैं जिनको राशन के जरिए थोड़ा बहुत केरोसिन मिलता है, तो उनको इस तरीके से राहत दी जाए जिससे कि उनकी रसोई का बजट खराब ना हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय आपका। चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में चारों तरफ कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। लगातार 3 दिन से बरसात होने की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में जो है मौसम ने करवट ली है और साथ ही साथ पास के शहरों में भी, यहां पर बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर तापमान गिरावट आई है और साथ ही साथ वहां आसमान में कोहरे की चादर देखने को मिली है, जिससे कि विजिबिलिटी डाउन होती हुई नजर आ रही है और जो है पास के बाद ये मौसम की करवट के कारण विजिबिलिटी कम और आसमान पर जो है कोहरे की चादर साफ तौर पर देखने को मिली है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए योगेंद्र सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? बारिश के मौसम के बाद जो है आसमान की जो परत की अगर मैं बात करूं, वहां पर कोहरे की दस्तक देखने को मिली है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार पिछले 4 दिनों से बरसात हो रही थी, उसके बाद जो है वो मौसम काफी सुहावना हुआ और भारी गिरावट यहाँ तापमान में देखने को मिली। इसके साथ ही जो सुबह सवेरे की बात की जाए तो सुबह सवेरे जो मार्ग हैं उन पर कोहरा भी यहाँ पर छाया हुआ नजर आया और जो बाहरी क्षेत्र है, जो शहर के बाहर क्षेत्र है, उनमें भी काफी भारी कोहरा यहाँ पर देखने को मिला और सुबह कई घंटे तक जो वाहन है जो सुबह सवेरे निकले उनको काफी रैन करके गुजरना पड़ा, क्योंकि विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी और जिस कारण से जो सामने का हिस्सा है वो क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी, जिस कारण से वाहन काफी रैन कर चल रहे थे और इस पर ऐसा माना जा रहा है कि जो ये मौसम सुहावना हुआ और ये जो तापमान में गिरावट आई है, तो इससे कहीं न कहीं सब्जियों ने भी एक तरह से अपनी दस्तक दे दी है। योगेंद्र, क्या कुछ समझा जाए कि मौसम
ने अपने बदलने की आहट यहां पर दे दी है? और साथ ही साथ सवाल मेरा यह है कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है कि किस तरीके से मौसम अभी रहने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस बार जिस तरह से भीषण गर्मी देखने को मिली है और बरसात के मौसम में भी जो बरसात का अनुमान लगाया जा रहा था उस तरह की बरसात यहाँ पर नहीं हो पाई। तो लेकिन अब ये जो गर्मियों का ज्यादा मौसम है जिसमें ज्यादातर उमस भरी गर्मी होती है, उसको देखते हुए जो आसमान में दबाव था, जो ह्यूमिडिटी का दबाव था वो काफी बढ़ गया था और उसी के कारण से अब जो ये जो हल्की बूंदाबांदी हुई और कभी तेज कभी रुक रुक कर जो बरसात हुई है पिछले 4 दिन से, उससे कहीं न कहीं ये मौसम के में जो तापमान में जो गिरावट आई है उससे ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द ही जो है सर्दियां जो है वो नजदीक यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि तापमान काफी यहाँ पर कम देखने को मिला है। तो दस्तक हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं दस्तक जो है मौसम में अपने बदलने की यहाँ पर दे दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।